बार फिर से स्वागत है गुरुकुल परिषद यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की जो हमारी ये वीडियो है बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम आए हैं बढ़ोतरी एक जानी मानी हस्ती एडवोकेट मिस्टर रविंद्र सिंह राठी जी के पास, जो वर्तमान समय में महामंत्री हैं बीजेपी से बागपत जिले के, और साथ ही साथ वो एक सोशल वर्कर और एक लीडर है बागपत जिले में भाजपा की तरफ से। आज रविंद्र सिंह राठी जी अपने जीवन से जुड़े कुछ एक्सपीरियंस हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे साथ शेयर करेंगे, और साथ ही साथ हम उनसे कुछ उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कुछ सवाल करेंगे। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल परिषद पे। सर, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। मैं मेरठ कॉलेज मेरठ का स्टूडेंट रहा हूँ, और विद्यार्थी जीवन में जो मैंने अनुभव किए हैं बहुत अच्छे किए हैं। वहां रहकर एक सोशल वर्क के लिए भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सब तरह के सब जगह जगह से जो लोग आते हैं, विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, सब मिलते हैं, सबकी कल्चर अलग अलग होती है, उसको साझा किया जाता है। और उसी अनुरूप जो आगे चलकर हम लोगों ने, क्योंकि मुझे राजनीति करने का शौक ये पहले से ही स्टूडेंट लाइफ से, और मैं मेरठ कॉलेज में भी राजनीति कर रहा, छात्र राजनीति, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहा। एक एक्चुअली जो मैंने भी सुना है अभी तक कि मेरठ कॉलेज की मतलब हवा में ही थोड़ी राजनीति होती है वहाँ की। देखिए, बहुत प्राचीन कॉलेज है जी, और छात्र राजनीति में वहां से जो लोग गए हैं, निकले हैं, चाहे वो सत्यपाल मलिक जी हों, शारदा के रहने वाले हैं, आज राज्यपाल हैं, बीजेपी पार्टी में थे तो उन्होंने राज्यपाल उनको बनाया है। चौधरी चरण सिंह जी भी मेरठ के हो रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और विभिन्न विभागों के मंत्री भी रहे हैं। तो बहुत सारे लोग वहां से, क्योंकि मैं ये जो मैं नाम थे बता रहा हूँ आपको, नाम तो बहुत है। हमारे यहाँ नगर पालिका के जो चेयरमैन है बड़ौद के अंदर, वो भी मेरठ कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे हैं, और उसके बीच में बहुत सारे लोग रहे। लेकिन जब हम आर्या स्टेडी वहां थी, हम रहे हैं, उस समय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा छात्र संघ चुनाव पे स्थगन आदेश पारित कर रखे थे, और उस दौरान चुनाव नहीं हुए, इसलिए हमें वो मौका नहीं मिला। हमने वहां संघर्ष बहुत किया है, छात्रों के लिए भी, छात्रों की समस्याओं के लिए भी। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का सब पालन करते हैं, तो उनके पालन में चुनाव नहीं हो पाई स्थगन में, तो इसलिए हमें ये अवसर नहीं मिला वहां के हम प्रेसिडेंट का चुनाव में। तो सर, अपनी शिक्षा के बारे में मुझे कुछ बताइए, मैट्रिक से लेकर उच्चतम शिक्षा जो आपने प्राप्त की है। मैंने हाई स्कूल की परीक्षा, हमारे यहाँ इंटर कॉलेज है श्री हरचंद जैन इंटर कॉलेज, बहुत पुराना कॉलेज है, और वो एक लाला ने बहुत मेहनत से बनाया था, जिनका नाम हरचंद जैन था। और वहां उस गांव के क्षेत्र के दूर दूर तक भी कॉलेज नहीं था, और वहां से मैंने हाई स्कूल जी। उसके बाद इंटर करने के बाद मैं मेरठ कॉलेज में चला गया, मैंने वहां से बीए किया 94 में। उसके बाद मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस से किया, उसके बाद मैंने एलएलबी की डिग्री हासिल की, और सन 1999 में मैंने कचहरी में बैठना शुरू किया विधि व्यवसाय के रूप में। तो सर, विद्यार्थी जीवन के बारे में आपके क्या विचार है? मींस जो एक विद्यार्थी जीवन होता है, एक स्टूडेंट जो लाइफ होती है, उसका मतलब क्या रोल होता है एक तरह से किसी भी व्यक्ति की अगर हम बात करें? विद्यार्थी जीवन एक सात्विक साधु जीवन होता है। जैसे साधु अपना मन अपनी साधना में लगाता है और किसी स्वार्थ की इच्छा नहीं रखता, उसी तरह विद्यार्थी को भी, चाहे गुरुकुल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, उनको भी अपना न कोई स्वार्थ से मतलब होना चाहिए, और अपना ध्यान अपनी पढ़ाई को होना चाहिए, अपनी एजुकेशन को होना चाहिए, क्योंकि और बातों के लिए समय बहुत रहता है। जब आदमी एजुकेशन प्राप्त करने के बाद एडजस्ट हो जाता है, तो फिर आप वो काम को करिए। सर, विद्यार्थी जीवन की, स्टूडेंट लाइफ का कोई ऐसा यादगार पल जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे?
ऐसे तो बहुत सारे वो हैं, लेकिन मैं एक बार बताता हूँ कि हम लंबे समय से वहां रहे हैं, 10-12 साल। तो हमारे एक दोस्त थे, हम सुबह का नाश्ते के लिए गए तो एक ही जगह जाते थे। वो उधर SSP आवास की तरफ कुटिया नाम से थी। तो हरदीप सिंह भी थे, हम रोहा के रहने वाले थे। तो जब हमें वहां 10 साल हो गए तो हम सुबह को फिर पास पास हमारे दोनों के कमरे थे। उन्होंने कहा राठी जी चलते हो क्या? चलो जी नाश्ते के लिए। तो जैसे हम उधर को चले तो उन्होंने कहा अरे यार राठी जी बहुत लंबा समय हो गया, ये वही पटिया, वही कुटी, वही नाश्ता, आज चलो किसी और जगह चलते हैं। हमने कहा चलो। फिर वहां से हम दूसरी जगह गए। तो आज वो बात मुझे बहुत याद आती है जब उनका फोन आता है या मुझे मिलते हैं वो। मैंने कहा हरदीप सिंह कैसा मतलब बातें कही उन्होंने कि यार 10 साल हो गए, यही पटिया, इसी से जाना, इसी से आना, और वही कुटिया जिसपे हम चाय पीते, वही नाश्ता, तो दूसरी जगह चलते हैं। तो ऐसे अनुभव बहुत सारे हो गए। एक हमारे जूनियर थे हॉस्टल में लोग, लेकिन हमारे मित्र थे, नजदीक थे। वो दिन में ही गर्मियों में भी रजाई ओढ़कर सोते थे। तो मैंने देखा, मैं शाम की 4 बजे के करीब सी मैंने आवाज दी उनको। उनका भी नाम रविंदर था, वो भी हम रोह के रहने वाले थे। तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल गर्मियों में भी रजाई ओढ़ के सो रहे, उनको पसीना आ रहा है। मैंने पूछा भाई तुम रजाई ओढ़ के क्यों सोते हो? कहने लगा मुझे नींद नहीं आती, रजाई ओढ़ के नहीं आती है। तो वो गर्मियों में भी रजाई ओढ़ते। सो सर, आपके जीवन का कोई ऐसा कटु अनुभव या दुखद पल जिसे आप मतलब भुलाना चाहते हो? ऐसा परिस्थितियां तो चलती रहती हैं, लेकिन कोई ऐसा कष्ट नहीं हुआ कि जिसे मैं भुलाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा जीवन चल रहा है। और कुल मिला के मेरा जो जीवन है वो संघर्ष का जीवन है। और मैं समझता हूँ कि जीवन एक संघर्ष होता है और उसे हर व्यक्ति को करना चाहिए, लड़ना चाहिए। और संघर्ष के साथ अगर जीवन जिएंगे तो अलग ही मजा आता है। जी मेरा सो एक अगर मैं बात करता हूँ कि एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में मीन्स आप किस तरह के विद्यार्थी रहे हैं? मतलब एक ब्रिलियंट या फिर एक थोड़ा एवरेज टाइप? मैं विद्यार्थी जो रहा हूँ, राजनीति में मुझे रुचि थी, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपनी शिक्षा को भी महत्व देता था। और मैंने एक बार हमारे एक साथी हैं सतीश कुमार जी, वो प्रोफेसर हैं मेरिट कॉलेज में, हमने और उन्होंने एक साथ पॉलिटिकल साइंस से PCS की भी तैयारी की थी। लेकिन हमारा प्री निकला और मैन में हम नहीं हो पाए, निकल नहीं पाया हमसे। लेकिन हमने प्री निकाला, उसका मेहनत की। मेहनत तो हमने जो सेकंड पेपर था उसमें भी किया है, लेकिन सफलता नहीं मिली। उसके बाद हमने जो है अपना वकालत का रास्ता चुना। वकालत के व्यवसाय में मुझे वकालत करते हुए 21-22 वर्ष हो गए। मैं लगातार कंटिन्यू विधि व्यवसाय कर रहा हूँ। तो सर जैसे कि सभी की लाइफ में एक तरह से जो स्टूडेंट लाइफ होती है, कोई ना कोई हम गेम खेलते रहते हैं, कोई खेल होता है जिसमें हमारी बहुत ज्यादा रुचि होती है, इंटरेस्ट के साथ हम उसको खेलते हैं। तो कोई ऐसा खेल है जो आप बहुत इंटरेस्ट के साथ खेलते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हम वॉलीबॉल का जो खेल है मैं उसको पसंद करता हूँ और वही मैं खेला करता हूँ। और हमने कई बार अपने यहाँ गांव में भी टूर्नामेंट कराई, तो मेरिट कॉलेज की भी टीम आई और वहाँ हम डेली शाम को खेलते थे हॉस्टल में। और वॉलीबॉल का जो खेल है बहुत ही अच्छा खेल है और वही मेरा पसंदीदा खेल था। तो एक जैसे कि आप एक एडवोकेट भी हैं, साथ साथ में आप पॉलिटिक्स के अंदर भी हैं। तो अगर मैं सिंपली बात करता हूँ एडवोकेट की, तो एडवोकेट के रूप में आप या फिर कोई और भी अगर एडवोकेट है तो किस तरह से समाज सेवा कर सकता है, किस तरह से दूसरों की हेल्प कर सकता है? तो आप अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए, विधि व्यवसाय बहुत अच्छा व्यवसाय है और इसको क्योंकि हम विधि व्यवसाय के साथ साथ हम लोग समाज सेवा भी करते हैं। जैसे निर्धन लोग हैं, SI लोग हैं, उन सब के लिए निःशुल्क
कोई दबाव किसी प्रकार का फीस के लिए जी नहीं करते। उनकी जो इच्छा होती है, ऐसे हमने कहीं केस, कहीं वाद मुकदमे हमने लड़े हैं, निपटारा किया है, उनके पक्ष में हुए हैं। जी और बाकी जो मेहनत करते हैं उसके लिए फीस लेते हैं। जी तो बाकी जो निर्धन और असहाय लोग हैं जो नहीं कर सकते, उनकी हेल्प करते हैं। ये विधि व्यवसाय के थ्रू ही सामाजिक सेवा का पूरा। जी। तो जैसे कि मैं बात कर दूं प्रेजेंट डे की, वर्तमान में तो जो हमारे अदालत है तो उनकी जो व्यवस्था है, सो वहां पे अगर कोई केस चल रहा है तो उसका निर्णय आने में बहुत ज्यादा देरी हो जाती है कई बार। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो लोकतंत्र में हमारी जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं जी और हमारे जो अधिनियम है, जो हमारे कानून है, जी उनमें बहुत पेचीदगी है। और पेचीदगी होते होते वो केस लंबित रहते हैं। जी कभी पीओ नहीं है, कभी पीओ महोदय बाहर होते हैं, कभी एडवोकेट्स की हड़ताल हो जाती है, जी कभी दरखास्त आ जाती है, और कभी कभी कानूनी उलझनों में भी वादों का निपटारा देर से होता है। जी ये पोजीशन। तो जैसे कि कहते हैं कि अगर जो न्याय है अगर वो देर से भी मिले तो तब भी वो एक तरह से अन्याय की तरह ही होता है, क्योंकि टाइम पे न्याय ना मिलना तो वो भी बहुत ही बुरा है किसी भी व्यक्ति के लिए। लेकिन न्याय अगर देर से मिले जी या त्वरित मिले, जी न्याय तो न्याय होता है। जी लेकिन देर से मिला जो न्याय होता है उसमें वादकारी का शोषण होता है। वो आर्थिक शोषण भी हो सकता है, शारीरिक शोषण भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। शारीरिक ये हो सकता है, एक आदमी चलने फिरने में असमर्थ है, लेकिन उसकी मजबूरी है कि उसको अदालत में जाना पड़ेगा, तो उसके शरीर को कष्ट होगा। तो ये होता है, एक आदमी आर्थिक तंगी में है लेकिन उसको अपना मुकदमा लड़ना है, वाद लड़ना है, क्योंकि उसके साथ अन्याय किया है। तो उससे लड़ने के लिए न्याय से वो अदालत का दरवाजा खटखटाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो न्याय देर से मिलता है वो अन्याय होता है। न्याय तो न्याय होता है, लेकिन उस थोड़ा सा उसमें शोषण होता है। वो आर्थिक शोषण हो सकता है, मानसिक शोषण हो सकता है। तो आपकी जीवन का वो ऐसा कौन सा पल था कि जहां से आप राजनीति की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हुए? राजनीतिक जैसे हम विद्यार्थी जीवन में करते थे, तो वहीं से ही हमने एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राजनीति हम करते थे, स्टूडेंट थे। क्योंकि वहां भी एएनएसयूआई और सभा ये सब हैं। ऐसे ही अपना एक भारतीय जनता पार्टी का भी एक संगठन है एबीवीपी, तो मैं उसी की करता था। और जब गांव में मैं आता था मेरठ से, तो हमारे पुसार बस स्टैंड पर पेट्रोल पंप है जिसके मालिक योगिंदर सिंह सोलंकी हैं। वो पहले से ही भाजपी थे पुराने, उनसे हमारा परिचय हुआ। तो हम जब गांव में आते जाते मिलते तो ये बातें होती। तो उन्होंने हमें जो है हमसे निवेदन किया कि आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करें, इसे जीवन करें। तो हमारे भी मन में आया कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है जो राष्ट्र की सोचती है, परिवारवाद नहीं है जिसके अंदर। तो मैंने भी ये किया, क्योंकि एक छोटे और गरीब परिवार से भी देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए बन सकता है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में है, किसी अन्य पार्टी में नहीं है। वहां सब वंशवाद है, परिवारवाद है, और वे उसी को चलाते हैं कि पहले बाबा, फिर बेटा, फिर पोता, फिर कोई और आ जाए। इसी प्रकार से पहले माँ, नानी, दादी, नाना, चाचा, सब ये चलता है। कुछ पार्टियां ऐसी हैं अपने देश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, कोई परिवारवाद नहीं है। और यहाँ एक मेहनत करने वाला कार्यकर्ता, जिसका कभी पता नहीं होता कि ये वहां तक भी पहुंच जाएगा, उसको भी आशा की किरण इस पार्टी में मिलती है। इसलिए मैंने इन सब बातों का विचार ध्यान में करते हुए और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति शुरू की थी तभी। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारे लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको हम देख के बहुत ज्यादा एक तरह से मोटिवेशन मिलता है।
तो ऐसे राजनीति में आने के लिए आपको मतलब कौन ऐसा वो व्यक्ति कौन था कि जिसको देख के आपको भी एक तरह से मोटिवेशन मिला कि मुझे भी राजनीति करनी चाहिए? मैं राजनेताओं के बारे में मैं पढ़ता था जी तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे उन लोगों ने मेहनत की है जी और वो राजनीति में रहे, समाज सेवा की है, तो इसी प्रकार मैं भी राजनीति में आ गया। जैसे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, जी मैंने उनको पढ़ा है लॉकडाउन के दौरान पूरा। जी मदन मोहन मालवीय जी को पढ़ा है। जी दोनों की जीवनी से मैं बहुत प्रभावित हूँ जी और उनसे ही प्रभावित हो गया, उनकी जीवनी से पढ़कर मैं राजनीति की तरफ आया। सो वर्तमान में अगर मैं बात करता हूँ प्रेजेंट डे में, तो जो हमारा जनपद बागपत है तो वहाँ पे जो बीजेपी है उसका पूर्ण वर्चस्व है। वहाँ के सभी एमएलए एमपी जो है वो सभी बीजेपी से ही हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जनपद बागपत एक बीजेपी की राजनीति की दृष्टि से कठिन जिला था, लेकिन देवतुल्य कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास और मेहनत से, क्योंकि वो निरंतर लगे रहे और अपना एक सिद्धांत है संघ के द्वारा जो दिया जाता है कि चरी वेते चरी वेते चरी वेते, चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं तो एक दिन सफलता आपको मिलेगी। एक समय था जो पूरे देश में ही 2 एमपी हुआ करते थे। आज लगातार दूसरी बार केंद्र में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, बहुत सारे राज्यों में सरकार है। और जब अटल जी की सरकार गिरी तो ये खिलवाड़ किया गया था सदन के अंदर, सरकार गिरी और वो लोग फंसे। तो अटल जी ने ये कहा था उसी समय, क्योंकि वो कवि थे बहुत बड़े, एक कांग्रेस के लोगों आप मत हंसो, आने वाले समय में देश आपके ऊपर हंसेगा। और वो परिस्थिति आज आ चुकी है कि जैसे राहुल जी हरकतें करते हैं उस पर पूरा देश हंसता है, मजाक चलता है। तो वो बहुत दूरगामी सोच के व्यक्ति थे प्रोफेसर अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उन्होंने कहा था। तो इसलिए मेहनत के बलबूते कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, उस मेहनत का परिणाम है कि आज जनपद बागपत में हमारे 3 एमएलए और सांसद हमारे हैं। पूर्ण बहुमत में समझो कि हम 100 के 100% भारतीय जनता पार्टी बागपत में है, क्योंकि हमारे कई नगर पंचायतों में हमारे चेयरमैन हैं नगर पालिकाओं में, वो भी हमारे बीजेपी के हैं, सिंबल से जो लड़े चुनाव। और दूसरा, इससे पहले भी हमारे बागपत ने कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से पहले भी एमएलए और एमपी हमने दिए हैं। 93 में बरनावा से श्री तिरपाल दावा जी वो विधायक स्वर्गीय हैं, और खेगड़ा से रूप चौधरी बीजेपी के विधायक हुए थे। और उसके बाद फिर आगे चल के सोमपाल शास्त्री जी हमारी पार्टी से चुनाव लड़े तो वो सांसद हुए, मंत्री बने। तो इसलिए बहुत ही अच्छा माहौल जनपद बागपत में है और भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो जैसे कि अभी मैंने आपके स्थिति बताई है कि जैसे हमारे जनपद बागपत से सभी एमएलए एमपीज हैं। सो जैसे कि जनपद बागपत में भाजपा को इस स्थिति में लाने के लिए अधिकांश लोग जैसे कि पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय संजय खोकर को श्रेय देते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, बात अच्छी है। संजय खोकर के पुराने कार्यकर्ता थे, पार्टी के लिए काम किया है, और पार्टी जिस कार्यकर्ता को भी जिम्मेदारी देती है, चाहे वो जिलाध्यक्ष की हो, जिला महामंत्री की हो, वो सब अपनी ईमानदारी और मेहनत से पार्टी के लिए काम करते हैं, और सभी जितने आयाम संगठन के द्वारा दिए जाते हैं, जो भी कार्यक्रम, उन सबको सफल बनाने का काम करते हैं। संजय खोकर से भी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं हमारे यहाँ 6-7, उन सब लोगों ने भी बहुत मेहनत की है उसमें, क्योंकि आज सर्वप्रथम जो अध्यक्ष हमारे यहाँ बने थे बागपत को, श्री योगेंद्र सोलंकी जी बने थे। उनके बाद सतेंद्र पवार जी बने, जयकरण जी रहे हैं, और नीरज शर्मा जी जिलाध्यक्ष रहे, महेंद्र पाल गुप्ता रहे हैं,
किसान हमारा अन्नदाता है जी और पूरे देश में वो जो अन्न पैदा करके जी वो सबके पालन पोषण भरण पोषण का काम करता है। जी तो आंदोलन करने का उनको अधिकार है, लेकिन जिस तरह से आंदोलन किया जा रहा है जी वो गलत है। जी देखिए 3 कानून अगर पारित किए हैं सरकार ने, हम्म, तो उन्हें जो है इसमें कमी बतानी चाहिए। सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है। जी 10-11 दौर की बातें हो चुकी, जी लेकिन वो अडामेंट है कि इसे वापिस लो, इसे वापिस लो। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि सरकार ने सदन में, संसद के अंदर जी कानून पारित हुए हैं और तीनों कानून किसानों के हित में है। कोई ऐसा कानून नहीं है जो किसानों के हित में ना। जी। तो इसमें जैसे कि अभी एक नया चेहरा सामने आया है कि जिन्होंने मतलब एक तरह से किसान आंदोलन जो चल रहा है वहाँ पे किसानों को मतलब एक तरह से जोड़ के रखा है, राकेश टिकैत जी, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राकेश टिकैत जी किसान यूनियन के नेता हैं। जी उनके नेतृत्व में आंदोलन चल रहे हैं, पहले भी चलते आए हैं, चले हैं। जी और अपनी मांग रखने के लिए सब स्वतंत्र है। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखें सभी। जी। और अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी सरकार करने के लिए तैयार है। जैसे कि अभी यहाँ पे लोक बागों में भी हमारे एरिया में की चर्चा चल रही है कि आगे जो भी इलेक्शन आने वाले हैं तो किसान आंदोलन की वजह से भाजपा को यहाँ पे मतलब उनकी परफॉर्मेंस जो होगी वो डाउन हो जाएगी, मतलब ज्यादा उनको बेनिफिट नहीं होगा इससे। ऐसा नहीं है, क्योंकि किसान सभी जातियों में है। जी एक विशेष जाति वर्ग के अगर लो गवर्नमेंट हैं या वो कहते हैं कि हम वोट नहीं दें, जी ऐसा कुछ नहीं है। वोट केवल किसानों की नहीं है, उस क्षेत्र के सभी जी जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं उन सबकी वोट है और सबको अपनी वोट डालने का स्वतंत्र अधिकार है। जी और ये मतदान गुप्त होता है। जी हाँ, ये बाहर नहीं होता। तो अंदर आदमी जब जाता है तो शब्द की छोटी छोटी समस्याएं देश के अंदर हो सकती हैं, जी लेकिन सर्वोपरि हमारे लिए राष्ट्र है। राष्ट्र के बाद जब राष्ट्र सर्वोपरि होगा तब पार्टी है, पार्टी के बाद तब अपना व्यक्तिगत है। तो इसलिए राष्ट्र की सोच है। राष्ट्र में हमारा प्रधानमंत्री जी ने जो है सीना चौड़ा किया है, हमारा मस्तक ऊंचा है जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और जो अन्नदाताओं की जो समस्या है उसका भी समाधान निकालने का सरकार पूरा प्रयास कर रही है और निकल जाए। जैसे कि अभी जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं तो मैं भी एक स्टूडेंट भी रहा हूँ और फिलहाल मैं टीचिंग भी कर रहा हूँ स्कूल में। एक तरह से मतलब मैंने भी देखा है कि जो हमारे देश भारत की जो छवि है एक तरह से मतलब बहुत ही ज्यादा उसका जो लेवल है वो अप हुआ है जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी प्रधानमंत्री की कूटनीति होती है जी और कौन व्यक्ति किस देश का प्रधानमंत्री अपनी अच्छी कूटनीति बनाकर जी अपने देश की छवि को अप कर सकता है। अगर कूटनीति अच्छी नहीं होगी तो छवि खराब होगी, डाउन होगी। तो इसलिए हर स्तर पर जहां भी आप जाएंगे आपको सम्मान के साथ महसूस करेंगे हाँ कि भारत की वाकई में प्रधानमंत्री जी ने जो है छवि को सुधारा है, कुछ किया है। आज जैसे कोरोना जैसी बीमारी की दवाई के लिए बहुत सारे देश जिनको हम दान कर रहे हैं, दवाइयां गिफ्ट कर रहे हैं जीवन देने के लिए, सब भारत से अपनी जो है वो लगाए बैठे हैं आस। क्योंकि किसी भी देश पर कोविड जो है कोरोना की जो बीमारी है इसकी दवाई नहीं बना पाई और भारत ने 2 दवाई तैयार की है। यहाँ के डॉक्टरों को, साइंटिस्टों को मैं बधाई देता हूँ इस विषय में कि उन्होंने जितने शीघ्र पूरे वर्ल्ड में जितने शीघ्र भारत में बनाई गई कहीं पर भी दवाई नहीं बनी। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में जो फिलहाल के जो कुछ युवा लोग हैं तो महंगाई को लेके बहुत ज्यादा डिबेट चल रही है आजकल कि पेट्रोल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो कैसे हमारा सर्वाइवल होगा,
किस तरह से वो होगा, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं जी वो बाजार के अनुसार घटती बढ़ती हैं। जी और सरकार ये प्रयास, मैं भी पढ़ता हूँ सुनता हूँ समाचारों में, जी कि सरकार ये प्रयास कर रही है कि पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाएंगे। जी और जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल जिस दिन आएंगे तो 50, 55, 56, 60 रुपए हो जाएगा। जी वो फिर सब संतुलित हो जाएगा। जी। सो मेरा आखिरी सवाल ये है कि यदि भविष्य में जो पार्टी है बीजेपी, सो आपको विधायक या सांसद का टिकट देती है, तो उसके बारे में आपकी क्या योजना है? देखो, मैं बहुत लंबे समय से पार्टी का काम कर रहा हूँ। जी और मैंने 2012 और 2017 जी दोनों चुनाव में छपरोली विधानसभा से टिकट मांगा था। जी लेकिन पार्टी की व्यवस्था है, पार्टी ने जिसको दिया हमने उसके साथ लग कर लड़ा है। जी यदि मुझे पार्टी टिकट देती है तो मैं पूरी सत्य निष्ठा के साथ चुनाव को लड़ूंगा जी और पूरी जन सेवा करूंगा जितना मुझसे होगा। जी और पार्टी की छवि को बहुत अच्छी करूंगा, ऊपर बढ़ाऊंगा जी। और जन सेवा करते हुए कार्यकाल को पूरा करूंगा। सो धन्यवाद सर, अपना कीमती समय हमें देने के लिए और अपनी लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। सो लास्ट में सर, जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल परिसर की अपनी एक परंपरा होती है कि हम अपने इंटरव्यूअर को एक स्मृति चिन्ह देकर इस पल को अविस्मरणीय बनाते हैं। सो उसी के लिए एक छोटी सी ये भेंट है हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसको स्वीकार करें और हमारे चैनल का गौरव बढ़ाएं। बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया बात है। और मुझसे जो भी होगा जी आपके चैनल के लिए, आपके गुरुकुल के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।